ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो लोकसभा की 42 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। भगवान ने दूसरी बार साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पंजाब में 13-0 है हमारा, और साफ साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि कांग्रेस से यहाँ कोई अलायंस नहीं। अयोध्या से राम मंदिर के रास्ते बीजेपी 400 का आंकड़ा छूना चाहेगी या उसे पार करना चाहेगी? अगर ये शुरुआत है तो ये कौन सी पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और हर हफ्ते की तरह पब्लिक इंटरेस्ट में एक बार फिर हम आज हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर आपको नए नए अपडेट्स देने के लिए और उस खबर को विस्तार से बताने के लिए हाजिर हैं। आज बात करेंगे इंडिया अलायंस की, क्योंकि इंडिया अलायंस में काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया अलायंस को लेकर कई तरह की नई चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। इस हफ्ते की अगर बात करें तो दो बड़े घटनाक्रम रहे। एक तरफ बीजेपी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, या मैं ये कहूँगा कि और मजबूत किया, और उसके लिए सबसे बड़ा आधार था अयोध्या का राम मंदिर। एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और किस तरह से उसे देश विदेश तक पहुंचाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी सोच थी कि क्या इस बार अयोध्या से राम मंदिर के रास्ते बीजेपी 400 का आंकड़ा छूना चाहेगी या उसे पार करना चाहेगी? क्या ये इस मिशन के तहत किया जा रहा है? एक बहुत बड़े वोटर वर्ग में ये संदेश देने के लिए, ये मैसेज देने के लिए राम मंदिर के रास्ते की राजनीति हुई। दूसरा घटनाक्रम क्या रहा? दूसरा घटनाक्रम ये था कि बीजेपी की इस इतने बड़े धार्मिक आयोजन के विपरीत जो इंडिया अलायंस है वो क्या कर रहा है। इंडिया अलायंस ने क्या किया? इंडिया अलायंस ने न्याय यात्रा शुरू की। पूर्वोत्तर से वो न्याय यात्रा शुरू हुई, महाराष्ट्र तक उसको जाना है, राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब जब ये न्याय यात्रा शुरू हुई उसके बाद जो इंडिया अलायंस के सहयोगी थे उनका रायता फैलना भी शुरू हो गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज ये हुआ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो लोकसभा की 42 सीटों पर अकेले लड़ेंगी। यानी ये पहला बड़ा संकेत आया है। ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो प्रस्तावित किया था, और उस पर फिर इंडिया अलायंस को मोहर लगानी पड़ी थी। यानी हम ये कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे करने में भी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा रोल था, और सबसे पहले ये ऐलान करने में कि वो पूरे राज्य में लोकसभा का चुनाव अपनी पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ेंगी, ये भी उन्होंने ही पहल कर दी। अब सवाल बड़ा उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये शांत रहेंगे या इनकी तरफ से भी चौंकाने वाले बयान आने लगेंगे? क्या ममता बनर्जी का ये बयान एक शुरुआत है? अगर ये शुरुआत है तो ये कौन सी पटकथा लिखी जा रही है? और अगर ममता बनर्जी की तरह ही इंडिया अलायंस का ये सारा सियासी घटनाक्रम अब आगे बढ़ने लगा, या इनकी देखा देखी में बाकी जो घटक हैं वो भी इसी तरह के बयान देने लगे, बाकी के नेता, बाकी की पार्टियों के नेता, बाकी के दल इसी तरह की भाषा बोलने लगे, तो फिर ये समझ लिया जाए कि इंडिया अलायंस का खेल खत्म हो गया। अगर इस पर विराम लग जाता है तो ये संगठित हो सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर इतना ज्यादा बिखराव है कि उसको देखकर ये लगता है कि क्या कोई कंक्रीट प्लानिंग बन भी पाएगी? क्या एक टेबल पर बैठकर एक सूत्री कार्यक्रम में कोई डिसीजन ले भी पाएगा, या अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग वाली रणनीति चलती रहेगी? ये सवाल सारे पहले से भी उठ रहे थे, और पहले से भी कई बुद्धिजीवी या पॉलिटिकल पंडित इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने आज ये कहा कि चुनाव अकेले लड़ेंगी, उसके बाद एक रास्ता जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी को इससे सुकून मिलेगा। एक तो उन्होंने क्या किया, राम मंदिर वाला इतना बड़ा आयोजन करवा दिया। एक घर घर तक जो है वो दीप जल गए, घर घर तक प्रसाद पहुंच गया, और घर घर तक ये बात भी पहुंच गई कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार जब वोट देने जाएंगे तो कम से कम हिंदू वोटर, जो कि 80 करोड़ के आसपास बताया जाता है,
उसके मन में ये जरूर रहेगा कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। होता क्या था, पहले दो सवाल बड़े उठते थे कि क्या राम मंदिर बनेगा, जब भी चुनाव आते हैं तब राम मंदिर का मुद्दा क्यों छा जाता है, और दूसरी बात ये होती थी कि ये 370 तो चुनावी वादा है। मुझे ये लगता है बीजेपी अब इन दोनों ही मुद्दों पर फ्रंट फुट पर जाके खेलने की कोशिश करेगी चुनाव के दौरान, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ना है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिन राज्यों में बीजेपी की नई सरकारें बनी हैं, वहां पर भी इस एजेंडे को आगे रखा गया। दूसरी बात, अगर बीजेपी इन दोनों मुद्दों पर अब ये कहेगी कि ये इतिहास के दो बड़े चुनावी सवाल थे, इनका विराम हमने लगाया और यहीं से अगले इतिहास के लिए एक नया अध्याय भी शुरू हुआ, तो लोगों के मन में, खासकर जो एक लाइन पर सोचने वाला वोटर है, उसके मन में ये चीज़ पेनिट्रेट करेगी, ये चीज़ जगह कर जाएगी और कर सकती है, मैं ये कहूँगा। और दूसरी तरफ क्या है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोचना पड़े। लेकिन अगर विपक्ष में बिखराव होगा तो वो विपक्ष स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की भूमिका नहीं निभा पाता है, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसका जो वोट बैंक होता है, जो वोट का आधार होता है, वो स्कैटर्ड होने लगता है, बिखरने लगता है। यहां इस तरह की स्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। राम मंदिर के बाद जो चीजें हो रही हैं वो इंडिया अलायंस के लिए अच्छी नहीं है। न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की, ये अच्छी बात है, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम उनकी पार्टी का ये एजेंडा है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपके साथी साथ चल रहे थे वो वास्तव में साथ हैं भी, या कहीं भी आपकी बस से उतर जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा। ये असमंजस बहुत बना हुआ है, और इस असमंजस के कारण ही रिजल्ट्स क्या आएंगे, हासिल क्या होगा, इसके बारे में कुछ ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्षेत्रीय दलों की जैसी आवाज आने लगी है, उससे लग रहा है कि ये खेला तो हो गया। अब ममता बनर्जी बोल रही पश्चिम बंगाल में, उसके चंद घंटे बाद ही पंजाब से क्या आवाज आई। पंजाब में दो तरह की तस्वीर चल रही है। पंजाब में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में बैठकर तमाम चीज़ों पे रणनीति बना रहे हैं, कैसे लड़ना है कैसे नहीं। हाँ, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था तो वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट हुई, अपना तकरीबन 20 पार्षदों का नंबर लेकर वो ये दावा कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर वहाँ बीजेपी से नगर निगम की सत्ता छीन लेंगे। मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर किसके बनेंगे, वो बनेंगे कांग्रेस के। ये एजेंडा तय हो गया। हालांकि अभी चुनाव फंसा हुआ है। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 जनवरी को चुनाव कराया जाए, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर के बीमार होने के कारण ये गठबंधन चाहकर भी जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, और बीजेपी पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर नंबर साथ ना होने के कारण चंडीगढ़ नगर निगम का जो मेयर का चुनाव था उसे स्थगित किया और उसे अब आगे खींच रहे हैं। खैर, उसमें तो हाईकोर्ट ने इंटरवीन कर ही दिया। अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि ममता बनर्जी के बोलने के बाद ये जो चंडीगढ़ से एक संजीवनी अलायंस को मिली थी कि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, और ये कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यही अलायंस एक नई तस्वीर पेश करेगा आगे चलकर लोकसभा के चुनाव में। तो भाई साहब, आज भगवंत मान ने दूसरी बार साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पंजाब में 13-0 है हमारा। उन्होंने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। तो उनका ये रिपीट करना, मुस्कुराते हुए रिपीट करना, क्या इशारा देता है? और साफ साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि कांग्रेस से यहाँ कोई अलायंस नहीं है। यानी अंदर खाते ये बात शुरू हो चुकी है, या क्षेत्रीय दलों के या आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप के बीच में ये बात तय है कि जो एक पिक्चर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, वास्तव में वैसी पिक्चर इंडिया अलायंस के अंदर है नहीं। क्या वो अमल में आएगी? जो मीटिंगें बंद कमरे में हो रही हैं, इस पर अभी कोई पक्की मोहर नहीं लगी है। और ये संशय और कब बढ़ जाता है जब उधर ममता बनर्जी बोले, इधर पंजाब में भगवंत मान बोल पड़े। अब बड़े बड़े घटक दलों की और की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार, आप देख रहे होंगे कि पिछले 48 घंटे से जो घटनाक्रम बिहार में चल रहा है, उसके बाद तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार किस साइड जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि रोज लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ये सोचते होंगे कि नीतीश जी साथ रहेंगे, चले जाएंगे। जनता की तो दूर की बात है। और नीतीश कुमार बातों बातों में ये कह भी देते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए जो होगा
वो करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब उस पर भी बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। कर्पूरी ठाकुर पूर्व सीएम हैं बिहार के। माना जाता है कि पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, गुरबे गरीब के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जब भी उनको मौका मिला 2 बार मुख्यमंत्री बनने का, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा पिछड़े हुए दबे कुचले तबके के लिए, बिहार के लिए काम किया। उनको भारत रत्न देने की मांग थी। नरेंद्र मोदी ने, या ये कहें कि केंद्र सरकार ने, उस मांग को भी मंजूर कर दिया। यानी एक तीर से 2-2, 3-3 निशाने हो रहे हैं। अब मांग किसने रखी थी? दुहाई कौन देता था कि भारत रत्न मिलना चाहिए? दुहाई देते थे नीतीश कुमार। मंजूर किसने की? केंद्र सरकार ने। और अब बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। तो इसीलिए सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ जाती हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि बेतिया में जो रैली होने वाली है मोदी साहब की, उसमें नीतीश बाबू भी पहुंच जाएंगे। वो कभी भी जो है वो राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, फिर पता लगता है कि नहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो तो किसी वीसी के मसले पे बात करने गए थे, वाइस चांसलर लगाने, ऐसे वैसे। कायदे से होता पता क्या है, सियासत में जो पुराने घाघ पॉलिटिशियन है ना, प्रकाश सिंह बादल एक बात करते थे कि गुप्त रखो। जो चीज जितनी गुप्त रहेगी उसके एग्जीक्यूशन को अंजाम देने में उतनी ही आसानी होती है। जो चीज बाहर आ जाएगी उसके एग्जीक्यूशन को इतनी दिक्कत रहती है। तो प्रकाश सिंह बादल पता नहीं लगने देते थे। कहते हैं ना कि दाएं को पता ना लगे कि बायां क्या करने वाला है, बाएं हाथ को पता ना लगे कि दायां क्या करने वाला है। तो नीतीश कुमार भी उन्हीं की और उन्हीं के दौर के, उन्हीं के साथ काम कर चुके केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि कहना बेटी को, सुनाना बहू को। वो हिसाब है कि बेशक वो ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर को लेकर गए थे और वो मुद्दा था डिस्कस करने का, लेकिन ये वजह नहीं होती है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप वाइस चांसलर की नियुक्तियों को फाइनल करने के लिए या किसी का नाम रिकमेंड करने के लिए या वो चिट्ठी देने के लिए आप राज्यपाल के पास जाएं, माहौल बना हो, माहौल गर्म हो, और ऐसे में इन चीज़ों के लिए नहीं, बात कुछ और भी हो सकती है। या नीतीश बाबू सरप्राइज देने के आदी तो हैं, ये पहले दे भी चुके हैं। सो मुझे ये लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की बात हो गई है, इस पर इतनी सियासत हो रही है, बीजेपी एक कदम फिर आगे निकल गई। उनको लगता है कि बिहार में 63% लोग ऐसे हैं जो कि कर्पूरी ठाकुर जिनके लिए काम करते थे उन्हीं समाज से आते हैं। अगर पिछड़े, अतड़ी पिछड़े और तमाम गुरबे गरीब लोगों के लिए वो मसीहा थे, तो उस मसीहा को जब सम्मान मिलेगा तो गुरबा गरीब ये सोचेगा ना कि मेरे मसीहा को सम्मान किसने दिया। तो कहीं ना कहीं भारत रत्न के नाते ही सही ये उस 63% वोट बैंक में सेंध लगाने का भी एक सियासी प्रयास है। और इस प्रयास में बीजेपी कितना कामयाब होती है, प्रधानमंत्री मोदी कितना कामयाब होते हैं, ये रिजल्ट्स आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक होता है ना कि घेराबंदी करना, सियासी तौर पर घेराबंदी करना, पॉजिटिव पॉलिटिक्स से घेराबंदी करना वोटर की, उसमें ये बिहार में मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है कि 100वीं जयंती पर जिस अपने नेता के लिए पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग ये मानता था कि उसने बहुत कुछ किया बिहार में, वो मसीहा था इनका, खासकर आज की राजनीति को देखते हुए बहुत साधारण जीवन जीता था, उसे भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक बार फिर बिहार के जो सियासी दल हैं उनके लिए एक नया चैलेंज जरूर खड़ा कर दिया है। सियासत के जो माहिर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। जब कोई भी युद्ध होता है ना, तो युद्ध में क्या करती हैं सेनाएं? वो क्या करती हैं, इस बॉर्डर पर अटैक हो रहा है तो इस पर मोर्चा खोल देंगे, यानी अगर साउथ में अटैक है तो नॉर्थ पे भी कर देंगे, ताकि जो साउथ की फोर्सेस हैं उनको इधर डाइवर्ट करना पड़े तो वो पक्ष कमजोर हो जाएगा, दोनों फोर्सेस बढ़ जाएंगी। बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था 1972 में, तो बांग्लादेश इसीलिए आसानी से बन गया था ना। तो मेरा ये समझाने के लिए तरीका ये है कि नरेंद्र मोदी चाहे धर्म का रास्ता हो, चाहे सामाजिक सरोकार का रास्ता हो, चाहे वो सियासत का रास्ता हो, लेकिन वोट बैंक को लक्ष्य मानकर हर जगह ना सिर्फ गेंद मार रहे हैं बल्कि वहीं उसी विकेट पर खिला रहे हैं जिस पर वो खिलाना चाहते हैं लोगों को, और सियासी दल उसी तरह से खेलने लगे हैं। लेकिन ये होता है कि ट्रैप में आ जाना, चाल चली
केंद्र सरकार की चाल चली और वहां के क्षेत्रीय दल जो है वो उसके ट्रैप में आ गए। अब इसमें विपक्ष को क्या चाहिए था? विपक्ष को अपनी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है ये दर्शाने का ही मौका था, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हमने वेस्ट बंगाल की बात कर ली, पॉलिटिकली भी कितना बिखराव है, पंजाब की बात कर ली, एक लाइन में बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इस तरह के हालात बन गए हैं सियासी तौर पर कि मुझे लगता है कि सिवा तारीफ करने के नीतीश बाबू के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सोच रहे होंगे उनका मकसद क्या है। क्या केंद्र की राजनीति में अगर पीएम के दावेदार नहीं हो सकते, या ये लग रहा है कि अब मुश्किल है, पीएम वाला मसला नहीं बनेगा, तो क्या डेप्यूटी पीएम हो सकते हैं? अगर डेप्यूटी पीएम हो सकते हैं तो किस पीएम के नीचे डेप्यूटी पीएम होंगे? भाई अब इतने साल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री रह लिए, इतने बार रह लिए, तो फाइनल गोल क्या है? तो कहीं इस तरह का गोल तो नहीं चल रहा है। हो सकता है मेरी उम्र बहुत कम है नीतीश बाबू से, या मुझे उतनी सियासत की समझ नहीं है जितनी ज़्यादा समझ नीतीश कुमार को है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि चलिए पीएम ना सही, कितना इंतज़ार करते रहेंगे पीएम बनने के लिए, डेप्यूटी पीएम ही सही। क्या डेप्यूटी पीएम के लिए इंडिया अलायंस के पास नंबर होगा? नहीं, लगता नहीं है। तो फिर किसके डेप्यूटी पीएम हो सकते हैं? इस तरह की संभावनाएं बड़े नेता अक्सर तलाशते रहते हैं। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पॉलिटिकल ऑरा बड़ा हुआ है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बेशक बहुत से लीडर उनके करीब ना हों, लेकिन करीब आने की इच्छा रख रहे होंगे, और खासकर वो लीडर जो पहले बीजेपी के सहयोगी या घटक या किसी भी तरह से उनके साथ काम कर चुके हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। तो नीतीश के साथ वो दोनों ही जगह पर बीजेपी का नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल बड़ा क्या है, एक जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री की बेतिया में, उसमें क्या होगा? दूसरी बात, नीतीश कुमार करेंगे क्या? चलिए बिहार की पॉलिटिक्स से निकलते हैं, क्योंकि वहां भी बीजेपी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है भारत रत्न वाला, उसके बाद वहां के जो सियासी दल हैं उनको ये सोचना है कि अब ऊंट को अपने को किस करवट बैठाना है। ठीक है, सियासी ऊंट को। अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी लोकसभा की सीटें हैं। वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की एक गठजोड़ की सरकार चल रही थी, उसको पाला बदलकर और एक सियासी चक्रव्यूह बुनकर जिस तरह से बीजेपी ने दोबारा से सत्ता हासिल की है, वो वाकई ही एकनाथ शिंदे का जो मास्टर स्ट्रोक था वो इतिहास में, महाराष्ट्र की सियासत में याद रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में क्या होगा इंडिया अलायंस का। एक तरफ कंसोलिडेट कर लिया अपने आप को, एकनाथ शिंदे के पूरे जो कैंडिडेचर था, जो उनके साथ पाला बदलकर लोगों ने अलग से शिवसेना बनाई थी, उसको मान्यता दे दी स्पीकर ने। अब वो मसला उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ये अलग बात है, वो आएगा तब की नई सियासत शुरू होगी। लेकिन अभी तक का क्या मसला है? अभी तक मसला ये है कि फडणवीस के साथ शिंदे की अच्छी खासी इक्वेशन चल रही है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ उद्धव और कांग्रेस, उनका तालमेल कैसा है आपस में? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाएगी? संजय निरुपम से लेकर संजय राउत तक एक दूसरे पर जिस तरह के बयान छींटाकशी करते हैं, उसके बाद लगता है कि स्थितियां इतनी आसान है। फिर मिलिंद देवड़ा, वो शिवसेना में चले गए। मिलिंद देवड़ा या देवड़ा परिवार कांग्रेस का पुराना भरोसेमंद महाराष्ट्रियन परिवार था। वहां से अगर मिलिंद ने छोड़ा है तो उसके पीछे कई कारण रहे होंगे, उन्होंने भी भांप ली होगी सियासत। तो उनका एकनाथ के साथ जाना और उनके साथ जाकर एकनाथ शिंदे ग्रुप में उद्धव ग्रुप को दरकिनार करके शिवसेना को ज्वाइन करना, ये उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स होगी ना। इसे देखते हुए ये लगता है कि जो कांग्रेस के साथी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, उससे एक संकेत तो ये मिल रहा है कि क्या उद्धव ग्रुप उसे ले नहीं रहा था या वो जाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच में कोई इस तरह के बहुत मधुर संबंध लग नहीं रहे हैं जिस तरह के बयान सीट शेयरिंग को लेकर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग वहां पर तय नहीं हुई। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद आदित्य ठाकरे ने बयान दे दिया। क्या कहा आदित्य ठाकरे ने? आदित्य ठाकरे ने कहा कि शेरनी की तरह लड़ रही है ममता। अब इसका क्या मतलब है? यानी
ममता जिस रास्ते पर राजनीति कर रही हैं, उद्धव और उनके ग्रुप का या उनके बेटे का राजनीति का रास्ता भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है या उसी अंदाज में राजनीति करना चाहता है। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ममता के साथ अगर सीट शेयरिंग को लेकर मसला नहीं समझा और वो अकेली लड़ती हैं। अधीर रंजन भी कह चुके हैं बार बार, और वो भी इस बात से सहमत नहीं है कि ममता के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लोकल लीडरशिप कांग्रेस की वेस्ट बंगाल में भी अकेले लड़ने की, अलग से लड़ने की बात करती है और पंजाब में भी अलग से लड़ने की बात करती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या महाराष्ट्र और यूपी में अखिलेश यादव, ये फैक्शन भी क्या ममता बनर्जी से प्रभावित है, उनके इस कदम से प्रभावित है? क्या जो ममता बनर्जी ने किया है यही ये फैक्शन भी करने वाले हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में? आज ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने भी ममता बनर्जी वाली रणनीति अपनाई तो फिर क्या बचा इंडिया अलायंस में? फिर खेल खत्म है, फिर कुछ नहीं रह गया। शरद पवार साहब हैं कद्दावर नेता, वही रह गए। अब दूसरी बात क्या है, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की और वहां के क्षेत्रीय दल उद्धव ठाकरे की अलग अलग खिचड़ी पक रही है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जाने को कतई तैयार नहीं है कांग्रेस की लोकल लीडरशिप। उसकी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। भ्रष्टाचार के मुकदमे बनाए भगवंत मान की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने उन पर, कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा और अब भी बहुत सारे नेता उनके ईडी और विजिलेंस के केसेस भुगत रहे हैं। तो ऐसे में वो क्यों चाहेंगे कि सब कुछ झेलने के बावजूद भी उन्हीं के साथ बैठा जाए? और दूसरी बात, अगर 24 में आप साथ बैठ गए तो 27 में विधानसभा चुनाव में जाकर क्या कहेंगे कि नहीं जी हम दिल्ली के लिए इकट्ठे हैं और अब हम उनको मंच से गाली देंगे या उनके कामों को जो है वो गलत बताएंगे या जो सरकार ने काम किए उसकी हम आलोचना करेंगे? तो वहां जाकर वर्कर और वोटर के बीच में फंस जाएंगे लीडर। इसीलिए वहां भी यही चाहते हैं पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप कि आम आदमी पार्टी से विरोधी के तौर पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि उसके साथ मिलकर लड़ा जाए। फैसला सीनियर लीडरशिप को करना है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी इन तमाम लोगों के बयान आने लगे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल को भी आसानी हो जाएगी, या ये कह दें कि पंजाब के नेताओं को भी आसानी हो जाएगी कन्नी काटने में। लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है। एक शक होता है, आपने बिग बॉस देखा होगा या WWE होता है ना, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट होता है, उसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जब इस तरह की चीजें राजनीति में होती हैं तो लगता है कि ये भी बिग बॉस वाला शो तो नहीं है, या ये WWE की कुश्ती तो नहीं है कि जिसमें लड़ तो सब रहे हैं लेकिन हार जीत तय है। जो मैंने बोला आप भी उसे समझ रहे होंगे। कहीं पतंग कहीं हो और डोर कहीं हो, इस तरह का खेल तो नहीं चल रहा है। सियासत में कुछ भी संभव है, इसलिए हो सकता है कि कहीं ये भी उसी तरह से जिस तरह पर्दे की कहानियां चलती हैं, इस कहानी की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई हो और उसके किरदार, अभिनय या फिर जो भी अपना कलाकारी है वो कहीं और दिखा रहे हो। सोचिए, हम भी सोच रहे हैं और देखिए क्या इसी तरह से होता है। इंडिया अलायंस का मसला सुलझ जाता है या और बिखराव आता है। राजनीति दिलचस्प चीज़ है और वो उसी दिलचस्पी की तरफ बढ़ रही है जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर शुक्रवार को आपसे फेसबुक पर मुलाकात होती है, उसमें आप सवाल भी पूछते हैं और ऐसे ही हर हफ्ते, चाहे वो सियासी मुद्दा हो, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो, चाहे वो क्राइम से जुड़ी हुई खबर हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई खबर हो, या फिर वो इंटरनेशनल क्राइसिस का कोई बड़ा मुद्दा हो, हम हर हफ्ते आपसे इसी तरह की बात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। हो सकता है हमारी सब बातों से आप सहमत भी ना हो, लेकिन आपके फीडबैक के मुताबिक हमें जो हमारी असेसमेंट है या जितना जर्नलिज्म के नज़रिए से हम देख पाते हैं, हर पार्टी की तरफ से जनता के मन में जो चीज़ें निकल कर आ रही होती हैं उसके हिसाब से आपके सामने रख सकते हैं। भगवान हम भी नहीं है, हो सकता है गलती हमसे भी हो जाती हो, लेकिन निष्पक्ष होकर तथ्यों के आधार पर हम सत्य बताने की आपको कोशिश करते हैं और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोज रात 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर आप पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम देखते हैं, आगे भी देखते रहिएगा और उम्मीद है आप उस कार्यक्रम को लेकर हमें फीडबैक भी देंगे। ये आपका कार्यक्रम है और हम जो भी बात करते हैं आपको, अपने दर्शक को, आम जनता को मद्देनजर रख के करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।